आफ्टरनून कर रहे हैं हम स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। आज के लिए नया टॉपिक हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री का। एक छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, ठीक है। मैंने आप लोगों को ना पीछे 4-5 पेजेस छुड़वा के रखे होंगे, जिसके पास तो वो पेजेस छोड़ रखे हैं वहाँ पे आ जाओ, नहीं तो जहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हो वो पेजेस इसीलिए छुड़वा रखे हैं कि हर 1-2 दिन के बाद ना एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है। तो टॉपिक का नेम लिखो ओपनिंग एंट्री। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको 2-3 दिन के लिए पेशेंस रखना है बस, ठीक है। मैं आप लोगों को 15-20 मिनट जल्दी बुला लिया करूँगा, आपको चैप्टर समझा दूंगा, या वीडियो जो क्लासेस बनी हुई है वो वीडियोस भी आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। तो बस 1-2 दिन आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, तो आपको ध्यान देना है कि हो क्या रहा है। आप इसको नोट डाउन, हाँ चलो आप लोग भी कर लो नोट डाउन। लिखो ओपनिंग एंट्री 14th ए इलस्ट्रेशन आज हम स्टार्ट करेंगे नोट्स में से चाहे बुक में से, ठीक है। 14th ए इलस्ट्रेशन है, तो उसमें ना सबसे पहला एक टॉपिक आता है ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है या कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021, अगर कोई साल 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ है तो ये साल कहाँ पे जाके खत्म होगा? 1 साल के बाद, बिल्कुल। तो ये 1 साल यहाँ पे खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022। ये चीज़ समझ में आ गई? जैसे आप लोगों का स्कूल का सेशन भी तो यही होता है ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है मार्च तक चलता है। चाहे आजकल रियलिटी में क्या होता है, मार्च में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम एक बार उस चीज़ को इग्नोर कर दें, अदरवाइज आपका स्कूल का सेशन कहाँ पे शुरू होता है? सर स्कूल के सेशन ही कहाँ शुरू होते हैं? आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, आजकल तो हम घर पे हैं। समझ लो लॉकडाउन नाम की चीज़ ना होती तब तो अप्रैल में शुरू होता और मार्च में जाके ख़त्म हो जाता है। अब सोच के देखो, अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे अब आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे स्कूल वाली बातें तो करेंगे नहीं, हमने कौन सी बातें करनी है? बिजनेस की। स्टार्टिंग से हम यही सीख रहे हैं ना, जो भी हम ये अकाउंट्स कर रहे होते हैं ये किसका करते हैं हम? किसी बिजनेस का। अब सोचो एक दुकानदार है, यानी कि बिजनेसमैन, चाहे वो छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है। मैं हमेशा से बोल के चलता हूँ ना, आपको यही नहीं सोचना होता कि छोटी दुकान है या बड़ा दुकान है, आपको ये सोच के चलना पड़ता है एक बिजनेस है। अब वो उसने ना 1 अप्रैल को दुकान शुरू की। हमेशा जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं पूरे 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, तो 31 मार्च को ना रात को दुकान का शटल बंद करके जा रहा था, जैसे रोज जाता है। 31 मार्च को भी उसने दुकान का शटल बंद किया, तो वो ना ये कैलकुलेशन करके गया कि मेरे पास जो स्टॉक है वो 9,000 रुपये का पड़ा है। जो मेरी दुकान में वो गला पड़ा है, गला है ना, ड्रॉर पड़ी होती है जहाँ पे हम पैसे रखते हैं गले में, तो वहाँ पे मैंने देखा मैं कैश रख के जा रहा हूँ 25,000 का, और दुकान में स्टॉक कितने का पड़ा है? दुकान में स्टॉक पड़ा है 9,000 का। और साथ साथ मैंने देखा मेरा जो बैंक का बैलेंस है, चलो बैंक बैलेंस को नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? कस्टमर, जिनसे हमने पैसे लेने हैं कि जिनको हमने पैसे देने हैं। डेटर्स यानी कि जहाँ से हमें पैसे लेने हैं, इसको हमने सामान बेचा होगा कि इनसे हमने सामान खरीदा होगा? डेटर्स का मतलब है अगर मुझे जिससे पैसे लेने हैं तो मैंने इनको सामान बेचा होगा। तो वो डेटर्स है मेरे पास 10,000, प्लस साथ साथ मेरे पास क्रेडिटर्स भी हैं। क्रेडिटर का मतलब जिनको मैंने पैसे देने हैं। डेटर का मतलब है मैंने पैसे लेने हैं उनसे। क्रेडिटर का मतलब है मैंने उनको पैसे पे करने हैं। तो इनके थे 15,000। तो मैंने ना लास्ट वाले दिन पे, जब 31 मार्च को मैं दुकान का शटल बंद करने ही वाला था, तो मैं हर रोज ना अपनी दुकान का हिसाब चेक करता हूँ। जाते जाते हमेशा डायरी में लिख देता हूँ कि आज का क्या हिसाब किताब था, कल का क्या था, कल कितना था, आज कितना है। तो 31 मार्च को दुकान बंद करते हुए मैंने ये लिस्ट बनाई कि मेरी दुकान में कितने का स्टॉक पड़ा है। देखना जल्दी से बोलो, मेरी दुकान में कितने का स्टॉक पड़ा है? 9,000। कितने का कैश पड़ा है? डेटर्स की लिस्ट कितने की है? 10,000 की। डेटर का मतलब मुझे इतने पैसे मिलने हैं, मतलब मैंने इनको उधार सामान बेचा हुआ है। और क्रेडिटर की लिस्ट है 15,000। ये सब मैंने अपनी डायरी में लिखा, नोट डाउन किया। मैंने दुकान का शटल बंद किया और मैं घर चला गया सोने। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को इसको नाम देना है, मैंने दुकान क्लोज की थी या ओपन की थी? क्लोज। 31 मार्च है तो दुकान क्लोज की है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। कभी भी आप अगर बैंक में जाओगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, या वैसे कहीं से भी पूछ लोगे, सर 31 मार्च को देश की क्या होती है, तो 31 मार्च को देश की क्लोजिंग होती है, मतलब अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को।
अब आपने ये नहीं सोचना 31 मार्च है 1 अप्रैल है, मैंने दुकान का शटल बंद किया, ये लिस्ट बनाई, घर पे चला गया सोने। घर पे उस दिन दाल मखनी बनी हुई थी, साथ में चाँप आई हुई थी, मैंने खाया। अब पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़े अब पुराने दिन हो गए, ठीक है, पिज़्ज़े वो 1 महीना ख़त्म हो गया पिज़्ज़े वालों को, अब नई डिशेज हम बनाएंगे। तो घर पे दाल मखनी खाई, सोया चाँप खाई, सर मज़ा ही आ रहा है सुन के। खाई बस मैंने थी, मैं जाके सो गया। मैं सुबह उठा ब्रेकफास्ट में क्या मिला, हंसू की पूड़ी छोले, और भी मज़ा आया। खा के मैं दुकान पे आ गया। बताओ मैं दुकान पे किस दिन पे आया, कोई बता सकता है? 1 अप्रैल, पूरी डेट बोलते हैं अकाउंट्स में, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2022 या 23? किसी को ये, आप लोगों में से देखना, ये बड़े जने लिखेंगे कि 1 अप्रैल 2023, दिन चेंज हो रहा है, ईयर नहीं चेंज हो रहा। तो मैं 1 अप्रैल 2022 को दुकान में आया। अब मैंने शटल क्लोज किया होगा या ओपन किया होगा? ओपन किया होगा, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग ईयर बोल लो, ओपनिंग डेट बोल लो, ओपनिंग एंट्री बोल लो, इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब मुझे बताओ, जब मैंने अगले दिन दुकान का शटल ऑन किया होगा, मतलब ओपन किया होगा, मेरी दुकान में कितने का स्टॉक पड़ा होगा? 9000। सर अगर कुछ चूहे कुतर गए हो, वो लगवाता, डिम्पल ने देखो बोल ही दिया, कहता अगर कुछ चूहे खा गए हो ना। अच्छा चोरी नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे, चोरी वाला नहीं। अगर समझ लो कोई चोरी नहीं हुई, कोई चूहे नहीं काट के गए, या कुछ भी नहीं लेके गया, तो सामान तो देखा जाए उतना ही पड़ा होगा ना, है ना? अच्छा मेरी दुकान में कैश कितने का पड़ा होगा? सर वही तो पड़ा होगा 25,000 का। सर डेटर, सर देखा जाए वो भी सेम होंगे, इसका मतलब है सर क्रेडिटर, सर वो भी सेम होंगे, ये 10,000 के होंगे, ये 15,000 के होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, रोज रात को मैं शटल बंद करके जाऊंगा, सुबह आऊंगा तो सामान तो वही पड़ा होगा ना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से कोई भी 31 मार्च वाली जो अमाउंट होगी वो अगले दिन वाली 1 अप्रैल को हमेशा सेम होगी। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पिछले साल का क्लोजिंग इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। इसको बोलते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे आके जो ये वाली डेट थी, मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना, तो इसको बोलते हैं पिछला साल जब खत्म हो गया तो मेरा बैलेंस क्या था, ये वाला। और ठीक अगर अगले दिन मैं लेके आऊंगा तब भी मेरा बैलेंस क्या होगा, सेम। तो इसको बोलते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, और ये हमेशा सेम होगा। अब टीचर्स पता क्या बोलते हैं स्कूल वाले, कि ये आपको ना याद रखना है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग आता है। आपकी ना पूरी +1 क्लास में अगर आप लोग क्लासेस ढंग से लगाओगे ना अपने स्कूल वाली, सर चलो वो कंडीशन तो छोड़ दो, हम नहीं लगाना चाहते, स्कूल ने बुला लिया तो ठीक है, अदरवाइज तो आप छोड़ ही दो। मतलब मैं आपको बस ये कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर आप क्लासेस ध्यान से अगर आपने लगाई, चाहे स्कूल में चाहे ऑनलाइन, पूरे साल में ना कम से कम 35-40 बार इस बात का जिक्र होगा, आपको टीचर समझाएगा कि पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल यानी कि नेक्स्ट ईयर का हमेशा ओपनिंग होता है। बस आप इसको याद रख लो। और मैं आपको हमेशा फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मैं आपको याद कुछ नहीं करवाने वाला, आपको लॉजिक बताऊंगा। पहले आपको चीज़ समझा दूंगा, फिर शॉर्टकट तरीके से रिकॉल करने के लिए तब मैं आपको याद करवाऊंगा। तो ये होता है इसका लॉजिक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये कोई याद करने वाली चीज़ है क्या? यार दुकान का शटल बंद करके जाऊंगा, जो पिछले दिन सामान होगा रात तक, अगले दिन सुबह भी तो वही होगा। फिर तो सर बात तो यही है, जो 1 अप्रैल 2022 को रात को अगर आप शटल बंद करके गए और 2 अप्रैल 2022 को आए तब भी तो सेम होगा। लेकिन हमें हमेशा ये नहीं निकालना होता कि साल के बीच में कब है, आपको निकालना कब पड़ता है, हमेशा साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 मार्च। और साल का पहला दिन कौन सा होता है? 1 अप्रैल। तो हमेशा आपको ये निकालना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, कई बार क्वेश्चन बोलेगा कि हम ना आपको जो डेटा दे रहे हैं ना वो 31 मार्च का दे रहे हैं, पिछले साल के 31 मार्च का, इसकी ओपनिंग एंट्री करो। आप कहोगे 31 मार्च को होता तो क्लोजिंग है, फिर इसकी ओपनिंग क्यों करनी है? क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे जब आपको ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी तो ओपनिंग एंट्री यही होती है, सारी एसेट्स को कर दो डेबिट। आपको याद है 4 रूल्स होते थे, 3 रूल्स तो वही है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और एक चौथा रूल देखो क्या होता था, मॉडर्न रूल मैंने आपको लिखवाया था। देखो आप लोगों के पास है नोट्स। 4th रूल आपके पास होता था मॉडर्न रूल या एडिशनल रूल, ठीक है। तो उसका रूल ये कहता था सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो।
तो यहाँ पे मैं एसेट्स को डेबिट करने वाला हूँ। ऑल एसेट्स, ओपनिंग एंट्री है ये ओपनिंग एंट्री कर रहा हूँ मैं। और ये ओपनिंग एंट्री कर कौन सी डेट पे रहा हूँ सर? ओपनिंग एंट्री तो हमेशा 1 अप्रैल 2022 को होती है। मनन अभी आपको ये भी नोट डाउन करना है, ये भी नोट डाउन करने के लिए दूंगा मैं। अगर पहले एंट्री करनी है कर लो, क्योंकि इसके बिना कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो पहले अगर एंट्री करनी है तो पहले एंट्री कर लो, कोई इशू नहीं है। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या था हमारे पास? क्रेडिटर्स थे, है ना? अच्छा डेटर्स भी तो थे ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑल एसेट्स। अभी तो वैसे खैर कुछ नहीं है, मैंने आपको वैसे लिखवा दिया। स्टॉक कितने का था? 9000 का। कैश कितने का था? 25,000। डेटर 10,000। कैश 25,000 का। डेटर आपके पास थे 10,000 के। क्रेडिटर आपके पास थे 15,000 के। अब पहले तो ये देखो, डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर हो रहा है क्या? नहीं बराबर हो रहा ना, तो हमेशा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर होता था ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो बाकी आपने 2 कैपिटल लिख देने, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर BF। इन तीनों को ऐड करो, कितना बनता है? 25 और 9 34 और 10 44। तो 29,000 आपका आंसर आ जाएगा। और नरेशन लिखो, बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड। मैंने आपको ओपनिंग एंट्री करवाने के लिए लगाए हैं 10 मिनट। आपके स्कूल वाले इसको लगाएंगे 1.5 या 2 मिनट। कहेंगे एसेट्स को डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, और अगर बराबर नहीं आएगा तो ये आंसर लिख देना 2 कैपिटल। ठीक है? तो लेकिन 2 और 10 मिनट की आपको वर्थ समझ में आ गई ना कि क्या होती है। 31 मार्च वाली एंट्री जो होती है वो हमेशा 1 अप्रैल को होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने डेट डाली है वो 1 अप्रैल की डाली है ओपनिंग एंट्री। दिव्या समझ में आ गई एंट्री? जल्दी से अब इसको कर ली एंट्री आप लोगों ने? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। सबसे मेन तो ये है ना आपके लिए। आप लोग चाहे ये वाला ओपनिंग ईयर सारा मत लिखना, बस आप यहाँ पे लिख देना ओपनिंग ईयर सेम। बस आप सेम लिख दो तो भी चल जाएगा। 1 अप्रैल के नीचे लिख देना सेम अमाउंट।
हाँ, ये आप लोगों ने भी लिखना है। एग्ज़ाम में ये आप लोगों को ना 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है, स्कॉलर वालों को और मुफ्त वालों को। मतलब एग्ज़ाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। वो ये बोलेंगे कि राइट द ओपनिंग एंट्री, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बुक में से आपको रीड आउट करना है, क्योंकि मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवाने लगा। थ्योरी के लिए तो आपके पास बुक है पड़ी। जो चीज़ें बुक में नहीं है ना, जैसे ये डायग्राम हो गई, ये चार्ट हो गई, मैं आपको वो लिखवाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। इंग्लिश की 6-7 लाइन्स नहीं मैं लिखवाने लगा, वो आप लोगों के पास बुक में है पड़ी। तो सबसे पहले आप लिख लो रीड थ्योरी ऑन पेज नंबर 9.29। पुरानी बुक में ये पेज नंबर 2-3 आगे पीछे होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 14 से पहले होता है ओपनिंग एंट्री। ये आपको लर्न करनी है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये आता है। अब आप लोग आ जाओ 14th इलस्ट्रेशन पे। अपने मोबाइल में से नोट्स निकाल लो, नहीं तो बुक में है पड़ी इलस्ट्रेशन 14 का 1, 14 का 1। थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब हम, क्वेश्चन बड़ा है, टाइम कम है। क्वेश्चन ना कई बार आपको बोलेगा भी नहीं कि ओपनिंग एंट्री करनी है, लेकिन जान के ना आपको डेटा दे देगा। देखो जैसे यहाँ पे है, देखना मिल गया आपको बुक में 14A, या फिर नोट्स में से आपको मोबाइल में से खोल सकते हो। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल। अब यहाँ से इनको पता चल गया कि इन्होंने 1 अप्रैल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो इन्होंने क्या बताया है, 1 अप्रैल 2020 को एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है। हमेशा आपको कंक्लूड पता है कहाँ से होगा, कहाँ से आपको हिंट मिलेगा, जब क्वेश्चन आपको एसेट्स और लाइबिलिटी दे देगा। जब भी क्वेश्चन एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस देगा ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले मुझे ओपनिंग एंट्री करनी है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे बॉक्स में नहीं दिया हुआ, बॉक्स के अलावा ऊपर दी हुई है ये इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका इंडिकेटर क्या है, आपको ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी। जो भी एसेट्स हैं उसको डेबिट कर दो। जैसे क्या क्या एसेट्स हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स हैं 24,000। डेटर्स का मतलब हमने पैसा लेना है ना। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया किस किस से पैसा लेना है, एक्स से, वाई से, जेड से। अच्छा जी, लाइबिलिटीज क्या है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब है हमने पैसा देना है, अजय को 5,000 देना है, विजय को 7,500, तो टोटल हो गया 12,500। कैपिटल नहीं दिया हुआ वो तो आंसर आता है। सारी एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो, बना लो फॉर्मेट। का 1 जर्नल ऑफ विशाल। सबसे पहले आपको सारी एसेट्स दिए हुए हैं और सारी लाइबिलिटीज, तो जैसे हमने ओपनिंग एंट्री में देखा था आपको वैसे कर देनी है। और इसके लिए डेट याद है ना, क्या लिखोगे, 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे डेट। आप लोग एक काम करो, आप लोग ये क्वेश्चन चाहे ना भी करो ना, एक बार आप पहले समझ लो कि ये है क्या चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट कम समझ में आएगा, तो पहले फॉर्मेटिंग देख लेना कि हर जर्नल एंट्री को कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का ना फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट फिक्स आपको याद रखना है। पहले डेट होता है, डेट के बाद फिर एक बड़ा सा कॉलम बनाना है जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या चीज़ की जर्नल एंट्री है। फिर LF, फिर डेबिट, क्रेडिट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DR/CR। तो पहली एंट्री में क्या करूँगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मेरे को बोलते चले जाओ क्या क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस, कैश कितना है 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, बैंक है 5,000। उसके बाद है स्टॉक 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। और उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट में कितने हैं? 3600. 3600. अब उसके वजह से डेटर्स दिए हुए हैं ना, तो आपको डेटर्स अलग अलग करके लिखने हैं, कंबाइंड नहीं लिखना। देखो डेटर्स टोटल कितने दिए हुए हैं? 24,000 को ना, लेकिन 24,000 के ब्रैकेट में भी दिए हुए हैं, तो जो ब्रैकेट में अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको वो लिखने हैं। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट। 6,000, 8,000 और जेड कितना है? 10,000। अब साथ में आपको लाइबिलिटीज दी हुई थी, बैंक लोन। अब देखो ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हमने लिखे है इसको बोलते हैं डेबिट। देखो स्क्रीन पे जब हम ये लिखते हैं ना, ऊपर वाली चीज को लिखते हैं डेबिट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब डेबिट वाली चीजें सारी खत्म हो गई है, तो मुझे लिखनी है क्रेडिट। तो क्रेडिट वाली लाइन हमेशा ना मिडल से स्टार्ट होती है, यहाँ से डेबिट वाली लाइन तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, जैसे आपकी लाइन होगी। क्रेडिट वाली लाइन हमेशा मिडल से स्टार्ट होती है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो 2 में क्या लिखेंगे? 2 बैंक लोन। कितना है बैंक लोन? 10,000. 10,000। उसके बाद आपको दिए हुए हैं क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स अलग अलग लिखने हैं, एक अजय एक विजय। तो 2 अजय, 2 विजय, 5,000 और 7,500। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डेबिट है ना, डेबिट का और क्रेडिट का ना टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। ये देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं डेबिट। यहाँ पे देखो आप लोग स्क्रीन पे, जिसको मैंने अभी सर्कल किया तो इसको बोलते हैं डेबिट। तो इनका सभी का अगर मैं टोटल करूंगा ना, वो इन वाली सभी के, ये वाले, ये नीचे वाले को बोलते हैं क्रेडिट। तो अब आपको ये देखना है ये बराबर है कि नहीं है। नहीं है ना बराबर। ऊपर वाले का टोटल करना कितना बन रहा है? 15,000 और 5 20, 20 और 40 60, 60 और 10 70, 80, 84, 87,600। ये इनका टोटल बन रहा है 87,600। ये आपको साइड में लिखना होता है। अब उसमें से ये वाले माइनस करना, ये वाले 10 5 15 22,500। 87,600 में से 22,500 को माइनस करना, देखना क्या बनता है? 65100। मतलब कि डेबिट वाला टोटल ज़्यादा था, यानी कि वो एसेट्स थी। एसेट्स में से नीचे वाली लाइबिलिटीज को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या आंसर बच जाता है? कैपिटल। तो लिख दो 2 कैपिटल। 2 कैपिटल अकाउंट 65100। 65100। क्या सर हमें भी ये सर्कल और बॉक्स लगाने हैं? जी नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए। अब नरेशन क्या लिखोगे इसकी? बीइंग ओपनिंग एंट्री इज मेड। बीइंग ओपनिंग एंट्री इज मेड। कई बार ना इसको ये भी लिख देते हैं बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि जो पिछले साल वाली थी ना उसको अब हमने पहली तारीख को भी लिख दी, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? बीइंग ओपनिंग कैपिटल, बीइंग ओपनिंग एंट्री इज मेड। चलिए जी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये खत्म हो गया। ये नया कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। बाकी अगर हम आगे जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो सेम है जैसे पिछली क्लासेस में होती थी। अब फर्स्ट एंट्री देखो बॉक्स में कौन सी डेट की है? 2 अप्रैल की। सेकंड एंट्री है बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड ये क्या होगा? एंड अ कैश डिस्काउंट है यहाँ पे, कैश डिस्काउंट ऑफ, थोड़ी सी अब गलती हो गई, कल मैं आपको नोट्स दूंगा ना उसमें तो ठीक मैंने कर दिया था। ये डेट्स थोड़ी सी अलग पड़ चुकी हैं। चलो, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखते चले जाना। डेट्स में ना थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो चुकी है। यहाँ पे ये कैश डिस्काउंट है। गुड्स मैंने खरीदी है कैलाश से 20,000 की, ट्रेड डिस्काउंट है 10,000 और कैश डिस्काउंट है 2%। पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। ये याद है जो पिछली क्लास में टॉपिक हुआ था, ये वही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी डिटेल बना लेता हूँ। टोटल देखो कितने का है? टोटल है 20,000 का। अब इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट,
तो माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना था 10%। 10% यानी कि 2000। तो बाकी कितना बच गया परचेजेस, ये परचेज बच गई मेरे पास 18,000 की। 18,000 रुपये की परचेज है, लेकिन क्या दिया हुआ है 60% अमाउंट पेड है इमिजिएटली। आप लोग ना एक काम करो, आज के लिए बुक ही ओपन कर लो, क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ी सी एरर है, आप लोगों की थोड़ी कंफ्यूजन होगी। बस आपको सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। पेज नंबर है 9.30। पेज नंबर है 9.30। तो टोटल है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 2,000, बाकी बच गया 18,000। अब याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कैश डिस्काउंट क्या होता है, जितना वो कैश देगा तो वो कैश दे रहा है 60%। तो मैंने इसके दो हिस्से निकाल दिए, एक 60%, तो दूसरा कितना होगा अगर एक 60 है तो 40% में निकालना। इसका 60% कितना बन रहा है 18 108, 10,800। सारा मुझे ही करना पड़ता है, सिर्फ एक मैं ही इंटेलिजेंट हूँ पूरी क्लास में। 18,000 का 40% 7,200। अगेन सिर्फ मैं इंटेलिजेंट। ये जो 72,100 की ट्रांजैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज, क्योंकि इतने के लिए मैंने पैसे नहीं दिए। तो 10,800 के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगी, कैश डिस्काउंट है 2%, तो माइनस कर दो 2%। 108 का डबल कितना होता है, 108 का डबल 216, तो माइनस कर दो 216, बाकी ये आ जाएगा कैश पेड। 10,800 में से 300 गए 500, 16 गए 10,584 कैश पेड। याद आ गई ये कौन सी ट्रांजेक्शन है जो पिछली क्लासेस में भी कर रहे थे। टोटल है 20,000। अभी उनको 1 दिन 2 दिन लगेंगे, अभी इनको लग रहा होगा पता नहीं कहीं साइंस फील्ड में तो नहीं आ गई। याद रखना आप अकाउंट्स की ट्यूशन में ही आए हो, बस आप लोगों के लिए न्यू है तो 1-2 दिन आपको लग जाएंगे। तो ये मत सोचना कि आप कहीं साइंस वाली फील्ड में या मेडिकल फील्ड में आ गए, फॉर्मूले चल रहे हैं। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। हमने सामान खरीदा 20,000 का, 2,000 रुपये का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो बाकी मैंने कितने का पैसे देने हैं 18,000। अब 18,000 के ऊपर वो कह रहे हैं हम आपको ना और भी डिस्काउंट दे देंगे अगर आप हमें कैश दे दोगे। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपको 60% पैसा पे कर रहे हैं, तो 18,000 का 60% होता है 10,800, तो उसके ऊपर आपको 2% डिस्काउंट मिल गई, यानी कि 216 रुपये। तो फिर आपने पे कितना किया होगा 10,584। और जो सर बाकी 40% है उसके पास अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। अब करते हैं हम एंट्री। हाँ जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 9.30, उसके 2-3 आगे पीछे होगा बस आप लोगों का। इलस्ट्रेशन 12A ना हो कोई ऐसे कुछ 26। चलो जी एंट्री करते हैं अब हम। एंट्री कौन सी डेट की करनी है, 2nd की। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने परचेज कितने का किया सामान 18,000 का, ठीक है। और टू कैश, मैंने कैश कितना पे किया है, ये लिखा हुआ है कैश पेड 10,584, 10,584। अच्छा जी, कितने का डिस्काउंट मिल गया मुझे, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं या कैश डिस्काउंट, सिर्फ कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को तो भूल जाते हैं बस। 216। और जो मैंने क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किया उसमें तो पर्सन का नेम आ जाएगा, तो पर्सन का नेम क्या है देखना एंट्री में, कैलाश। 7,200। बीइंग परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस इतने लिख लो अभी तो। बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी डेट है, नेक्स्ट है अप्रैल 4। सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000। एक्स कौन है, पार्टी का नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स को सामान बेचा, ये कैश ट्रांजैक्शन होगी या क्रेडिट, पार्टी का नेम दिया हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम आता है। एक्स रिसीवर है या गिवर है,
सर एक्स को सामान मिल रहा है, उसके हाथ में आ रहा है, तो वो रिसीवर हुआ और उसको हम डेबिट कर देते हैं ना, डेबिट द रिसीवर। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सामान बेचे तो हमेशा क्या आता है, सेल्स। आपको इतना पता चल रहा है कि जो हम डेबिट कर रहे हैं तो ऊपर लिखते हैं, जो क्रेडिट करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, नीचे वो भी मिडल से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में ज़्यादातर चीज़ें आपको यही समझ में आएंगी, प्रेजेंटेशन, ठीक है। कल मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आपको समझाऊंगा और कुछ क्लासेस भी दूंगा घर के लिए देखने के लिए थोड़ी बहुत, ताकि आप लोगों को जल्दी इनकी बराबरी में पहुंच सको साथ साथ। कितने का सामान बेचे हमने, 9000 का। मैं आज फिर से नरेशन स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करने के लिए। हवा नहीं आती, यही ज़िंदगी है, यही वो शब्द समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है, जितना आप गर्मी में रहोगे, जितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उतना रिजल्ट अच्छा आता है, पता है आपको। सर ऐसी कोई बात नहीं। आगे, रिसीव 14800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहे हैं कि हमें ना एक्स से 14,800 रुपये मिले। सर एक्स से हमें पैसे क्यों मिल रहे हैं? सबसे ओपनिंग एंट्री में देखो, एक्स के हमने डेबिट में लिखा था ना, ये देखो, ये क्या, कोई अमाउंट हमने गलत लिख दी थी। अच्छा ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे एक्स से 14,800 रुपये मिल रहे हैं। अभी अभी ऊपर वाली एंट्री में हमने एक्स को सामान बेचा था, कितने का, 9,000 का। अभी अभी बेचा है ना 4 तारीख को, एक्स को हमने सामान बेचा 9,000 का। और 1 अप्रैल को ओपनिंग एंट्री में देखो, एक्स से पैसे भी तो लेने थे ना 6,000 रुपये। सर ये कैसे पता लग रहा है कि पैसे लेने हैं? जो चीज़ डेबिट में आती है वो पैसे लेने हैं आपको। अगर ये चीज़ क्रेडिट में है, जैसे अजय और विजय, तो इनको पैसे देने हैं। अगर डेबिट में कोई चीज़ आ रही है तो मतलब उससे मैंने पैसे लेने हैं, तो मैंने एक्स से 6,000 रुपये ये लेने थे। अब मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब आपसे 6,000 लेने हैं, कहता ठीक है 9,000 का और उधार सामान दे दो, मैंने दे दिया। तो अब मैंने टोटल कितना पैसा लेना है, 15,000। और अब मुझे वो भला मनुष्य है 5 तारीख को पैसे देने आ गया 15,000 के बदले, लेकिन भले मनुष्य ने कितने पैसे दिए, 14,800 रुपये। मेरे लिए तो 200 रुपये का घाटा पड़ गया ना। 5 तारीख को करो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मिल रहा है, जो चीज़ मिलती है उसको डेबिट। कितना, 14,800, लेकिन 200 रुपये का मेरे लिए लॉस हो गया ना, तो लॉसेस को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 रुपये। अब मिस्टर एक्स रिसीवर है या गिवर है? सर गिवर है ना, मिस्टर एक्स गिवर होगा ना, उसने पैसे दिए हैं एक्स ने, तो गिवर कहाँ पे आते हैं? गिवर हमेशा क्रेडिट में आते हैं। 2x 15,000। अब ना हमने एक्स से पैसे लेने हैं ना देने हैं। उससे पहले 6,000 लेना था, फिर 9,000 रुपये का सामान बेचा तो 9,000 और लेना था, 15,000। 15,000 के बदले में वो 14,800 देके टाटा बाय बाय करके चला गया। 5 के बाद नेक्स्ट एंट्री 8 को चेक रिसीव, नहीं 5 के बाद 6 को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सबसे पहले बुक में इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जिसकी बुक खुली हुई है, नहीं तो कॉपी पे मार्क कर देना। 6th वाली एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और इसके साइड पे लिखो बुक में, अगर आप लोगों के पास है स्पेस, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती थी जब एंट्री में कैश भी आ रहा है और बैंक भी। देखते हैं ये एंट्री किसी को याद है? मैं जितने पानी पी लेता हूँ। एक ही एंट्री करनी दो। हाँ, पहले तो इसकी हिंदी क्या होती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा कराया, क्या एंट्री बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट, गलत। टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। देखो एंट्री क्या है, दुकान में से पैसा निकाला, बैंक में ले जाके चले गए हम। लेकिन हमें तो हमेशा दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है ना, हमेशा बिजनेस के। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश गया ना, और किसको मिला, बैंक को। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये है मनन की फेवरेट एंट्री, क्योंकि मनन मेरे को बोलता था यहाँ पे सर सी लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रा। आपको याद है मैं सिर्फ एक ही एंट्री में बोलता हूँ, LF का कॉलम यूज होता है, वो सिर्फ ये वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे बैंक में जमा कराए हैं? 10,000 रुपये। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि सी लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास है 8 को चेक रिसीव फ्रॉम Y7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट
चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। वाई से मुझे पैसे मिले हैं 7850। अब पहली एंट्री देखो, 1 अप्रैल वाली अपनी कॉपी में, वाई से कितने पैसे लेने थे, कितने डेबिट था 8000, और वो हमें कितने पैसे दे के चला गया, वो पैसे ज़्यादा दे गया या कम। सर ये भी कभी होता है कि मार्केट का सामान मिल रहा है 100 रुपये का और मैं 200 रुपये दे के आऊँगा, हमेशा सामने वाला डिस्काउंट मांगेगा, कभी एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी दे के चला जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे लिए पैसा कितना मिला, मुझे 7850, और मैंने साथ साथ बैंक में जमा करा दिए ना, तो मैं कैश नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पैसे मैंने साथ साथ बैंक में जमा करा दिए तो बैंक लिखूंगा। सर अब भी यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री लिखनी है, अब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं लिखनी। आपको कॉन्ट्रा एंट्री तब लिखनी होती है जब दुकान का अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हो, ये तो किसी और ने दिया था ना, तब कॉन्ट्रा नहीं लिखते, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। कितने का घाटा पड़ गया हमें, 150 का, 8000 थे, 250 नहीं आएगा, 150 और 2y 8000। आज हमें क्वेश्चन यहीं पे रोकना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला कंप्लीट कल। होमवर्क भी दूंगा आज मैं आप लोगों को, व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो व्हाट्सएप पे देख लेना। ओके, बाय बाय।